चलिए क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। 25, 26, 27 एंड 28 ये 4 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। फिर एक्सरसाइज 1 हमारी ख़त्म होती है और फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा जिसमें एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस रहेंगे। रीज़न ये है कि वैसे तो मैं 1 घंटे की एक क्लास लेता हूँ जिसके अंदर नॉर्मली 8 से लेकर तो 10 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। कम से कम 7 या 8 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 होते हैं। अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन छोटा है तो 12 तक भी जाता है। अब इस वीडियो में 4 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं टाइटल देने जाऊँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज 1 के ये 4 क्वेश्चन हैं, फिर एक्सरसाइज 2 के कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। उससे अच्छा है कि 4 क्वेश्चन का आधे घंटे में सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा जो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन पे रहेगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर दिया है बेटा हमें कि ये 3 नंबर्स है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ऐसा कहा है उन्होंने कि दीज 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करे तो आपको x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ मिस्टेक से r दे रखा है तो r की जगह x आप चेंज करवा लेना उसके अंदर। ठीक है, तो अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये तीनों भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि ये फिक्स कोई नंबर नहीं है। जैसे x वेरी होगा उसके हिसाब से इन दोनों की वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो उस वैल्यू कौन से वैल्यू के लिए ये तीनों AP बनाते हैं ये हमें बताना है। कौन से x के वैल्यू के लिए ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि क्योंकि ये दिया है कि ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर A B C मान लो 3 नंबर्स है और ये 3 नंबर्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, या फिर कह सकते हैं कि ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो बीच वाला जो नंबर होता है 2 टाइम्स ऑफ मिडल नंबर इज इक्वल टू A+C। और ये कैसे ऑब्टेन होता है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं इसलिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो आप C-B आएगा, तो B को अगर मैं एक साइड ले लूँ तो 2B इज इक्वल टू A+C। तो 3 नंबर के लिए तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर होता है उसका एडिशन इक्वल होता है बीच वाले नंबर के 2 टाइम्स। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मिडल नंबर लॉग ऑफ 2⁻x-1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म दैट इज log 2 प्लस लॉग ऑफ 2⁻x+3। अब यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया बेटा, सिंपल सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है जिसका यूज़ किया है। तो ये पहला नंबर था, ये दूसरा था, तीसरा था, तो दूसरे का 2 टाइम इज इक्वल टू पहला प्लस तीसरा। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो तीनों का भी बेस नदारद है, मतलब बेस कुछ भी नहीं है। और अगर बेस कुछ भी नहीं है इसका मतलब बेस सेम होता है। एक तो बेस E होता है और उससे भी ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल ये समझना है कि कुछ भी रहने दो लेकिन सेम है। ठीक है, अब अगर बेस सेम है तो यहाँ पर मैं log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जंप कराऊंगा, इसके सिर के ऊपर ला बिठाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट में मुझे मिलेगा log ऑफ 2⁻x-1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो log ऑफ 2 टाइम्स 2⁻x+3। दोनों तरफ बेस सेम है, दोनों के बीच में इक्वल साइन है, मतलब दिस नंबर मस्ट बी इक्वल टू दिस नंबर। सो दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ 2⁻x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2⁻x+3। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं तो इसको A समझेंगे, इसको B समझे, A-B का होल स्क्वायर, तो बेटा इसको लिखा जाएगा 2⁻x होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2⁻x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। पता है ना, A-B का होल स्क्वायर एक्सपांशन किया मैंने, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2⁻x प्लस 6, 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे ये 2 इंटू 2⁻x इंटू 1 तो बनेगा 2 टाइम्स 2⁻x। ठीक है, तो ये भी 2 टाइम्स 2⁻x है, ये भी 2 टाइम्स 2⁻x है, तो ये अगर लेफ्ट में ले आते हो तो -2 बन जाएगा -4। समझ रहे हो कैसे, देखिए लिख डालता हूँ मैं, 2⁻x होल स्क्वायर है माइनस 2 टाइम्स 2⁻x है, इसको मैंने लेफ्ट में लाया तो ये भी बना -2 टाइम्स 2⁻x और ये लेफ्ट में आया तो ये बन गया -5, 1 - 6 -5 बना।
यहाँ देख रहे हो आप, दोनों में से अगर 2 को कॉमन लिया जाएगा तो -2 - 4 बन जाएगा। तो आपको मिल रहा है 2x होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2x -5 = 0। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है बेटा, हमें x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से आगे x का वैल्यू बताइए। इस तरीके का इक्वेशन आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा 10th के अंदर। अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो इसका सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो बेटा थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x की जगह पर कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं m। अगर मैं 2x की जगह पर m लिखता हूं तो इससे हमारा इक्वेशन कैसे दिखने लगा, देयरफॉर 2x की जगह मैंने m लिखा तो m² -4m -5 = 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है और क्वाड्रेटिक के रूट्स तो निकालना हमें आता है बाय फैक्टराइजेशन। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लिकेशन -5 आता है और जिनका एडिशन -4 आता है। तो दैट 2 नंबर्स आर -5m + m। ठीक है, तो -5m + m आता है -4m एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -5। इन दोनों में से m कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा m -5 + 1 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा m -5 = 0। दोनों में से m -5 को कॉमन लिया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m + 1 = 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अब आपको तो पता ही है कि या तो m का वैल्यू 5 होगा या फिर m का वैल्यू -1 होगा। अब m क्या है, लेकिन m है 2x। तो अब हमारा सॉल्यूशन निकल चुका है। हमने m का इस्तेमाल सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए किया था। हम लोग सीधा भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन 2x आपको दिक्कत देता समझने में, तो 2x की जगह पर हमने थोड़ी देर के लिए m रखा था। तो m की जगह वापस 2x रख देंगे तो दैट इज 2x का वैल्यू या तो 5 है या फिर 2x का वैल्यू -1 है। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। और मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, लॉगरिथम का जब मैंने शुरुआत किया था, थ्योरी जो लेक्चर लिया है उसी के अंदर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसको फंक्शन नहीं कहा था मैंने, नंबर को लिखने का एक्सपोनेंशियल तरीके से नंबर को लिखने का, मतलब बेस इंडेक्स फॉर्म में जब आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तब कंडीशन क्या होती है। तो कोई भी नंबर अगर आप बेस इंडेक्स फॉर्म में लिखते हो तो उसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता बेटा। क्यों, क्योंकि बेस आपका हमेशा >1 होता है। और अगर बेस आपका >1 है हमेशा, तो ऐसे सिचुएशन में आपका वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो ये मतलब ये ऐसी बात होगी कि मैंने लिख दिया, मैंने आपको बताया था तब कि a⁻x अगर m है मेरे पास, ये m इस नंबर को लिखने का ढंग है बेस इंडेक्स फॉर्म में, तो मेरा जो बेस होता है तो ये बेस हमेशा या तो >1 होता है और अगर 1 से छोटा हो तो 0 और 1 के बीच में होता है, और जो m होता है ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो x कुछ भी हो सकता है, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो आप समझ रहे हो, मतलब a⁻x का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसलिए ये वैल्यू बकवास है, इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास, हमारा सही सॉल्यूशन है 2x = 5। लेकिन बेटा मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो x = कितना मिलेगा मुझे, log 5 to the base 2। तो मेरा आंसर आएगा x का वैल्यू log 5 to the base 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लिख लेना इसको आसान ढंग से, थोड़ा सा पॉज करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन की ट्रिक आपको बता दूं ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने में। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो तीनों का भी बेस सेम है, तीनों का भी बेस 2 है और तीनों के बीच में एडिशन का साइन है। इसका मतलब नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर लॉग्स को किसी नंबर ने मल्टीप्लाई कर रखा है। तो सबसे पहले तो जंपिंग प्रॉपर्टी यूज करके इनको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 7 को इसके सिर के ऊपर ला देके बिठा दूंगा, तो 16/15 raised to 7 to the base 2 प्लस log of 25/24 raised to 5 to the base 2 प्लस log of 81/80 raised to 3 to the base 2। अब यहाँ पर आपके तीनों के भी बेस सेम है, तीनों के बीच में एडिशन है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो log ऑफ 16/15 raised to 7 इंटू 25/24 raised to 5
इंटू 81/80 और बेस एक ही बार लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी दिमाग में ऐसे नहीं लाएगा कि हमें 16 का पावर 7 फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे अगर करेंगे तो फिर इसको एक दिन लग जाएगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंदर लिखे नंबर दिख रहे हैं उनको आप सिंप्लीफाई करके उनको फैक्टराइज करके लिखेंगे। या तो सबसे पहले देखेंगे कि अंदर का नंबर किसी का स्क्वायर है, क्यूब बन रहा है। अगर नहीं बनता है तो उसको फिर फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैं 15 को लिख सकता हूं 3 × 5, ठीक है। तो जो मुझे हेल्प करेगा सिंप्लीफिकेशन में, तो क्या करूंगा मैं, 16/15 दे रखा है, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 2⁴, लेकिन 15 को मैं किसी का स्क्वायर या पावर में नहीं लिख सकता किसी नंबर के, तो इसको 3 × 5 लिखूंगा। अब ये इसका होल रेज टू 7 है, इनटू यहां पर आपके पास ये बेस 2 एज इट इज, 25 को लिखा जा सकता है 5², और 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 8, लेकिन 8 को क्या लिखेंगे 2�3, मतलब मैं 24 को लिखूंगा 3 × 2�3, 3 × 8 24, ठीक है, रेज टू 5 इंटू, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 81 को 3⁴ लिखेंगे, और 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 5 × 16, 5 × 16 लिखेंगे, लेकिन 16 को लिख सकते हैं 2⁴। तो बस ये बात जिसके समझ में आ गई उसका कैलकुलेशन आसान हो गया। अब तो बस बात, अब तो लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करना है और कैंसलेशन करना है और देखना वैल्यू क्या आता है। तो देखेंगे, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस से क्या होगा, ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चलिए लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ 2⁴ होल रेज टू 7, ये बनेगा 2⁻28 डिवाइडेड बाय 3⁻7 इंटू 5⁻7 इंटू ये 5⁻10 आएगा डिवाइडेड बाय 3⁻5 इंटू 2⁻15 इंटू यहाँ पर 3⁻12 डिवाइडेड बाय 5⁻3 इंटू 2⁻12 और टू द बेस 2। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन था तो मैंने कर लिया। अब बस आपको देखना है कि कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अगर देखेंगे तो 5⁻7 है इंटू 5⁻3 है, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस से 5⁻10 बनेगा, जो ऊपर के 5⁻10 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है बेटा, ठीक है ना। अरे यार लाइट चली गई, एक सेकंड, चले रुकावट के लिए खेद है, अभी लाइट चला गया था तो थोड़ा सा उसकी वजह से डिम हो गया, अभी सही है। तो 5⁻10 को हमने हटा दिया है। अब किसकी बारी है, 2⁻28 ऊपर है, ठीक है। अब नीचे देखेंगे 2⁻15 इंटू 2⁻12, तो ये बनेगा 2⁻27। तो 2⁻27 ऊपर के 2⁻28 के साथ में इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। समझ रहे हो, न्यूमरेटर में 2⁻28 है, डिनोमिनेटर में 2⁻27 है। तो बेटा लॉज ऑफ इंडाइसेस से इसको कैसे लिखा जाता है, 2⁻28 - 27 दैट इज 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है। अब बात करेंगे 3 की, तो ये 3⁻12 है, ये 3⁻7 इंटू 3⁻5, तो ये भी 3⁻12 बन गया, तो सब हट गए, मतलब सिर्फ 2 बचा है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, log 2 टू द बेस 2 एंड दैट इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो आंसर किस फॉर्म में दिया है, इसी फॉर्म में आंसर दिया है, या तो ये दे सकते हैं या फिर ये दे सकते हैं, ये दिया है तो ये आंसर है, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन था, आसान था, लिखेंगे इसको पॉज करके। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ये जो 3 नंबर दिए हैं हमारे सामने, दैट इज log x टू द बेस a, log x टू द बेस b एंड log x टू द बेस c, ये तीनों नंबर बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, और ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, और आपको ये प्रूव करना, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ac होल रेज टू log b टू द बेस a का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, अब सबसे पहले तो इसका यूज करना ही पड़ेगा कि अगर ये 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करे तो हमें पता है बीच वाले नंबर का ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स मिडल नंबर इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, दैट इज log x टू द बेस a प्लस log x टू द बेस c, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग अगर यहाँ पर चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ log x टू द बेस b को log x बाय log b, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा log x बाय log a
एंड इसको मैं लिखूंगा log x बाय log c। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो तीनों भी टर्म्स में log x मौजूद है, तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं log x से डिवाइड करता हूं, पूरे इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो log x से डिवाइड करता हूं तो log x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 इंटू 1 बाय log b इज इक्वल टू 1 बाय log a प्लस 1 बाय log c। अब राइट हैंड साइड में मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखता हूं। राइट हैंड साइड का अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो log c प्लस log a डिवाइडेड बाय log a इंटू log c। ठीक है, तो देखिए बेस कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, मतलब सभी का बेस सेम है। इसका ऑप्शन क्या फॉर्म में दिया है, इसका ऑप्शन जो दिया है वो सी के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन सी के फॉर्म में दिया है, चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिनोमिनेटर का log c है मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, और उसको इधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास है 2 टाइम्स log c, ये log c इधर आ गया विच इज इक्वल टू ये इधर चला गया, और ये log c प्लस log a इन दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ac या फिर ca। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास बचेगा log a, और ये जो आपने log इधर से इधर लाया है तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ log b। समझ आई ना बात, क्या किया, इसको मैं इधर लेके आया तो ये न्यूमरेटर में चला आया, क्या हो गया फिर से, ठीक है, तो log c न्यूमरेटर में चला आया और log b डिनोमिनेटर का इधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, और ये log m प्लस log n दैट इज log mn हो गया। अब ये भाई साहब यहाँ पर जाके जंप करेंगे तो आपको मिलेगा log c स्क्वायर, आगे राइट, हाँ बेटा, तो ये जंप करेगा इसके ऊपर जाके तो log c स्क्वायर हो जाएगा, और इधर अगर देखेंगे तो यहाँ देखना जो फाइंड आउट करना है वहां पर log b टू द बेस a दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो मैं इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास क्या है log ac log b बाय log a इंटू log ac है मेरे पास। ठीक है, क्या किया, इसको और इसको आपस में ले लिया, मतलब इसको इसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको अगर चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, log c स्क्वायर इज इक्वल टू log b टू द बेस a मिल रहा है, log b टू द बेस a इंटू log ac एज इट इज। अब जो मुझे फाइंड आउट करना है उसकी तरफ गौर से देखिए, मुझे ac होल रेज टू log b टू द बेस a चाहिए, तो बेटा ये तो log है, log ऑफ सम नंबर है, और यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है जो जंप करके जाएगा और ac के सिर के ऊपर जाके बैठ जाएगा बाय जंपिंग प्रॉपर्टी। सो log c स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ log ac होल रेज टू log b टू द बेस a। तो आपको दिख रहा है ये एक नंबर है जिसका हम लोग log निकाल रहे हैं, तो log ऑफ c स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ दिस नंबर, इनके बीच में इक्वल साइन है और दोनों का बेस सेम है, सो दिस विल इम्प्लाई c स्क्वायर इज इक्वल टू ac रेज टू log b टू द बेस a। तो हमें वैल्यू क्या मिला, ac रेज टू log b टू द बेस a का c स्क्वायर। ठीक है, तो सही आंसर आ गया है c स्क्वायर। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको लिखेंगे पॉज करके अच्छे तरीके से। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं आंसर के अंदर उससे हिंट प्राप्त होता है, समझ रहे हो। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है a रेज टू x का वैल्यू bc है, b रेज टू y का वैल्यू ca है एंड c रेज टू z का वैल्यू ab है, और आपको पूछा है देन विच इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आता है जो कुछ भी हमें डीलिंग करना है वो x, y और z के वैल्यू के साथ में करना है। मतलब अगर आपको यहाँ पर तीनों भी जो एक्सप्रेशन दिए, जो तीनों भी इक्वेशन दिए हैं, तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो पहले तो आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपको x, y और z की वैल्यू मिलेगी, और फिर उसके बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है जिससे आपको सही ऑप्शन मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखूंगा, सो x इज इक्वल टू log bc टू द बेस a, y इज इक्वल टू log ca टू द बेस b एंड z इज इक्वल टू log ab टू द बेस c। ठीक है, तो ये x, y एंड z के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ bc है, यहाँ ca है और यहाँ ab है। मतलब अगर देखेंगे आप तो जो नीचे बेस में है
वो अगर इसको मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ जो नीचे बेस में है वो अगर इसको मल्टीप्लाई हो जाए और यहाँ जो नीचे बेस में है वो अगर इसको मल्टीप्लाई हो जाए, तो तीनों लॉग्स में आपको ABC मिलेगा, जो हमारे काम में आ सकता है। कैसे, देखिए, तो कैसे उसको किया जा सकता है, देखिए अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की ओरिजिनल वैल्यू चेंज किए बिना मैं इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकता हूं। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू, ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है। अब अगर मैं दोनों साइड में 1 मिला देता हूं तो कोई फर्क पड़ इस इक्वेशन के ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा मान लो ये तराजू है, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, तो दोनों तरफ आपने सेम चेंज किया तो तराजू में जो पहली जो मेंटेन थी चीज़ वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, मतलब जो होता है ना उसके अंदर इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो उसी तरीके से मैंने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। अब ये 1 ऐड करने वाली बात जिसको समझ में आ गई ना, वो जीत गया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालने में, क्योंकि 1 ऐड करने से काम नहीं होता, लेकिन 1 ऐड करने के बाद में आपको समझना है कि इस 1 की जगह आप क्या रिप्लेस करने जाएंगे। इस 1 को मैं लिखूंगा log a टू द बेस a। अब log a टू द बेस a ही क्यों लिखा, पहली तो बात मुझे यहां पर abc चाहिए, और ये मुझे तभी मिल सकता है जब, देखिए, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह मैं log a टू द बेस a लिख सकता हूं, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 है। लेकिन अब ये लिखने की वजह से हुआ क्या, यहाँ बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, और दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, मतलब दोनों का बेस सेम है और एडिशन का साइन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 इज इक्वल टू log ऑफ मैं लिख सकता हूँ, बेस एक ही बार लेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ABC मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब इस वाले को देखते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे यहाँ पर भी, लेकिन अब की बार क्या करना है, log CA टू द बेस B, और इसको आप लिखेंगे log B टू द बेस B। ठीक है, सो y + 1 इज इक्वल टू log, दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में एडिशन है, तो इसको लिखेंगे ABC टू द बेस B। आगे अब तीसरे वाले को z इज इक्वल, दोनों में 1 ऐड कर दिया तो log AB टू द बेस C है +1, तो z + 1 एज इट इज log AB टू द बेस C, और इस 1 को लिखेंगे log C टू द बेस C, तो z + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, log ABC टू द बेस C। अब इतने से काम नहीं बनता, अब अगर इनके बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि ऑप्शन वैसे है ना, आपको x y और z के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना है जिसके फॉर्म में आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो अगर रिलेशन ऑब्टेन करना होगा तो मैं इनका इस इक्वेशन में रेसिप्रोकल लूंगा, इस इक्वेशन में रेसिप्रोकल और इसके अंदर रेसिप्रोकल। क्यों, क्योंकि जैसे मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तीनों का भी लॉग के अंदर बेस सेम हो जाएगा, दैट इज ABC ABC ABC। कैसे, देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो ये बनेगा 1/x + 1 और ये बन जाएगा 1/log AB। अब याद रखना, मैं चेंज ऑफ बेस रूल नहीं अप्लाई कर रहा, सिंपल जो मैथमेटिक्स में होता है, जो 6th-7th स्टैंडर्ड में देखा आपने, रेसिप्रोकल लेना, मतलब जैसे मैं a = b है और रेसिप्रोकल लेता हूँ तो 1/a = 1/b बनता है ना, सेम तरीके से मैंने ये किया है, ये एज इट इज डिनोमिनेटर में गया है, लेकिन क्योंकि अब मैं चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करूंगा तो मुझे 1/x + 1 इज इक्वल टू मिलेगा log a टू द बेस ABC। समझ आई बात। इस स्टेप के बाद जो ये मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करके इसको ऐसे लिखा है, लेकिन इसको जो ऐसे लिखा है तो वो एज इट इज डिनोमिनेटर में आया है, तो मैंने रेसिप्रोकल लिया है। सेम अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो मुझे, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ अभी, 1/y + 1 इज इक्वल टू log B टू द बेस ABC मिलेगा। ये वाले स्टेप मैंने खाली इसके अंदर लिखी नहीं है, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1/z + 1 इज इक्वल टू log C टू द बेस ABC। ठीक है, बस अब तीनों के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 1/x + 1 + 1/y + 1 + 1/z + 1 इज इक्वल टू log A टू द बेस ABC प्लस log B टू द बेस ABC प्लस log C टू द बेस ABC। तो तीनों का बेस ABC है, तीनों के बीच में एडिशन है, तो लिखेंगे log ABC टू द बेस ABC विच इज इक्वल टू 1। मतलब आपको रिलेशन क्या मिला, तो 1/x + 1 + 1/y + 1 + 1/z + 1 इज इक्वल टू 1। तो आपके ऑप्शन के अंदर सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो रुकेंगे बेटा यहाँ पर हम लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गुड बाय।